हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम 9वां चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है वाटर इन एटमॉस्फेयर। तो इस चैप्टर का आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ऑलरेडी इस सीरीज के पार्ट 1 और 2 हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, जहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के है उसके सिलेबस के जो पहले के 8 चैप्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, और 8वां चैप्टर जो है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। ये 8 चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो इसका जो 9वां चैप्टर है वाटर इन एटमॉस्फेयर, इसके जो है ऑलरेडी 2 पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज इसका जो है तीसरा पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सीरीज को इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, चाहे वो आपके प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, दोनों की ही तैयारी आप यहां से कर सकते हैं। कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, यूपीएससी हो, किसी भी स्टेट की पीएससी एग्जाम हो, कुछ भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, या फिर जियोग्राफी के जो ऑप्शनल के जो स्टूडेंट्स हैं, इन सीरीज से बहुत फायदा उठा सकते हैं। अभी तक वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत कुछ चीज आज यहां पे डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग ऑलरेडी इससे पहले जो हम लोगों ने कंडेंसेशन के जो है 4 पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे। ओके, तो इसका जो है लास्ट पार्ट जो है क्लाउड्स की जो फॉर्मेशन के बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उसको प्लीज एक बार फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको ये थर्ड पार्ट जो है काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार लगे। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि क्लाउड्स जो कंडेंसेशन होती है कि एक ह्यूज मास ऑफ जो है माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, या फिर टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस होती है यहाँ पे। तो क्या होती है, ये फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। जो यहाँ पे क्या होती है कि वाटर वेपर जो है वाटर के ड्रॉपलेट तक यहाँ पे जो है कन्वर्ट होती है, यहाँ पे कंडेंस हो जाती है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जिसके बाद यहाँ पे जो ये कंडेंसेशन जो प्रोसेस होती है, ये और वाटर वेपर यहाँ पे जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। अभी यहाँ पे जब एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, बिकॉज ऑफ क्या होती है यहाँ पे ऐसे सिचुएशन की वजह से यहाँ पे जो है क्लाउड की फॉर्मेशन यहां पे हो जाती है। तो एक चीज देखिए, यहां पे क्लाउड की जब फॉर्मेशन होती है, ऑलरेडी हम लोगों ने एक चीज डिस्कस किया था कि एक चीज देखिए कि यहां पे जब नॉर्मल वाटर जो है ये इवापोरेट होके गर्मी के वजह से जब यहां पे जो है ऊपर जाती है, फिर कंडेंस होती है, तो अपनी हीट यहां पे रिलीज करती है। ओके, तो ये जो रिलीज करती है हीट, ये क्या होती है, मच बिलो द ड्यू पॉइंट की जो टेम्परेचर है उससे बिलो में होती है। तो ऑलरेडी ड्यू पॉइंट क्या होती है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो क्लाउड्स क्या होती है, जो मेघ होती है यहां पे धरती की जो एरिया है, उसकी जो सरफेस है उससे कुछ किलोमीटर तक यहां पे इसकी जो है एग्जिस्टेंस होती है। तो इसके अलग अलग शेप होती है, अलग अलग हाइट में इसकी फॉर्मेशन होती है, इसकी जो क्लाउड की अलग अलग डेंसिटी होती है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी अलग होती है, इसकी ओपेकनेस अलग होती है। तो इसके हिसाब से क्लाउड को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला पार्ट है यहाँ पे सिरस, दूसरा है क्यूमुलस, तीसरा जो है स्ट्राटस, और चौथा जो है निम्बस। अगर आप लोग यहाँ पे जो देखें इसके जो अलग अलग अगर हम लोग लेयर के बारे में बात करेंगे, तो एकदम ऊपर में जो होता है यहाँ पे सिरस क्लाउड, तो सीरियस क्लाउड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बाकी जो होता है यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाउड होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सिरस और क्यूमुलस क्लाउड की जो कॉम्बिनेशन, सीरो क्यूमुलस, देन सीरो स्ट्रेटस थोड़ी सी नीचे होती है, यहाँ पे थोड़ी सी लाइट होती है, आप जैसे कि इमेज में देख सकते हैं। ऑल्टो क्यूमुलस यहाँ पे क्या होती है कि अलग अलग यहाँ पे लेयर होती है, यहाँ पे इसकी जो अगर बात करेंगे जो एरिया होती है यहाँ पे साइज काफी बड़ी होती है। ऑल्ट्रोस्ट्रेटस इससे थोड़ी सी कम होती है। नीचे जब आते जाएंगे स्ट्रेटोकुमुलस, ये कॉम्बिनेशन होती है। निम्बोस्ट्रेटस, कुमुलस, स्ट्रेटस, तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पे देखिए पहला जो पार्ट है सिरस क्लाउड। तो सिरस क्लाउड क्या होती है कि धरती के सरफेस से सबसे ऊपर में इसकी फॉर्मेशन होती है लगभग
8 से 12 किलोमीटर के ऊपर। तो ये बहुत ही थिन एक लेयर होती है क्लाउड की, जिसका फिदरली अपीयरेंस, यानी कि जो पक्षी की जो पंख होती है वैसे होती है देखने में, लेकिन ऑलवेज व्हाइट इन कलर होती है। छोटी छोटी पॉइंट आपको जो है एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं यहाँ पे, तो हर पॉइंट को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो नंबर बी जो है दूसरा, कुमुलस क्लाउड। तो कुमुलस क्लाउड जो है सिरस क्लाउड के नीचे फॉर्म होती है, और इसकी जो यहाँ पे जो है देखने में कॉटन की जो एक वूल होती है, यानी काफी थिक होती है ये। तो ये जनरली इसकी जो फॉर्मेशन होती है 4 से लेकर 7 किलोमीटर की धरती के ऊपर इसकी फॉर्मेशन होती है। तो ये अलग अलग पैचेस में देखने को मिलता है, और यहाँ पे अलग अलग जगह पे ये स्कैटर्ड होती है, और इसकी जो बेस होती है ये बेस हमेशा फ्लैट होती है। ओके, ये कुमुलस क्लाउड हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रेटस क्लाउड। तो स्ट्रेटस क्लाउड क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि नाम से पता लगता है यहाँ पे अलग अलग लेयर की यहाँ पे क्लाउड होती है। लार्ज पोर्शन ऑफ स्काई में यहाँ पे जो है ये ऑक्युपाई करते हैं काफी लार्ज पोर्शन। तो जनरली यहाँ पे जो है क्लाउड की फॉर्मेशन जो होती है, यहाँ पे हीट की लॉस होती है, और अलग अलग एयर मास जो होती है अलग अलग टेम्परेचर में यहाँ पे जो मिक्स होके स्ट्रेटस क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट चौथा जो है पॉइंट जो है यहाँ पे ये जो हो गई निम्बस क्लाउड। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा काफी जो जुलाई या अगस्त के महीने में, तो डार्क या जो घना क्लाउड हम लोग देखते हैं तो वो बेसिकली निम्बस क्लाउड होती है। तो ये सबसे जो एकदम नीचे का लेयर होता है अक्सर जो हम लोग देखते हैं, तो काफी जो अर्थ सरफेस के यहाँ पे नीचे होती है, काफी डेंस होती है, ओपेक सनराइज जो सन रेज को यहाँ पे जो है ये पास होना नहीं देती है इतने। इसीलिए क्या होती है कि कभी बहुत ही घना जो क्लाउड की फॉर्मेशन होती है तो अंधेरा जैसा छा जाता है। अगर इमेज में देखेंगे तो अक्सर आप लोग को ऐसे इमेजेस जो है, इमेजेस नहीं, अगर आप लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा जुलाई अगस्त के महीने में जो मानसून के टाइम होते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि जो ये जो होती है नीचे का पार्ट जो होती है ये काफी जो है डार्क ग्रे कलर की होती है। तो उस टाइम में क्या हो जाता है कि सूरज की रोशनी यहाँ पे काफी कम हो जाती है, थोड़ा सा लाइटली अंधेरा जैसा हो जाती है। तो ये बिकॉज ऑफ निम्बस क्लाउड। तो ऐसे प्रश्न भी यहाँ पे पूछे जाते हैं कि कौन सी जो क्लाउड की जो कलर थोड़ी सी डार्क ग्रे होती है, सन रेज को ये ओपेक करती है, सन रेज को आने नहीं देती है यहाँ पे, ये होती है निम्बस क्लाउड। अभी यहाँ पे अलग अलग क्लाउड्स की जो लेयर होती है इसकी कॉम्बिनेशन होती है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि क्लाउड्स यहाँ पे अपने अपने रूल्स फॉलो करेंगे, उन लोग की मिक्सिंग भी हो जाती है। तो अगर देखिए कि जब से हाई लेवल पे जो ऑल्टीट्यूड पे जो क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे सिरस क्लाउड हो गई सबसे ऊपर में जो रहती है, देन सीरोस्ट्रेटस हो गई, यहाँ पे सीरो कुमुलस हो गई, यहाँ पे मिडिल लेवल पे जो होती है ऑल्टो स्ट्रेटस होती है, यहाँ पे ऑल्टो कुमुलस होते हैं जो इमेज में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। लो लेवल में जो होता है स्ट्रेटोकुमुलस होता है, निम्बो स्ट्रेटस होता है यहाँ पे। तो ये जो निम्बो स्ट्रेटस ये हो गई लॉन्ग ड्यूरेशन रेनफॉल इसके वजह से होती रहती है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे वर्टिकल जो टाइम में अगर देखें क्यूमुलस क्लाउड होती है यहाँ पे, कुमुलो निम्बस क्लाउड, ये इसको जो है थंडरस्टॉर्म क्लाउड बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा यहाँ पे समझने वाली चीज नहीं है, फैक्चुअल चीजें ही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्रेसिपिटेशन। तो इन ए सिंपल फॉर्म प्रेसिपिटेशन को आप मान सकते हैं यानी कि जो वर्षा होती है। तो एक चीज देखिए हम लोगों ने इवापोरेशन कैसी होती है ये समझ लिया, कंडेंसेशन कैसी होती है। तो यहाँ पे कंडेंसेशन में क्या होती है, जब क्लाउड की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे एयर की वाटर वेपर जो है यहाँ पे कंडेंस हो जाती है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जहां पे क्या होता है कि ये एक्सेस वाटर वेपर जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो क्या होता है कि आप बिकॉज यहाँ पे जो धरती की ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे जो ये एक्सेस वाटर वेपर जो है ये रिलीज करना शुरू कर देता है, तो ये जो है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल धरती में गिरती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी यहाँ पे देखिए जो एक्सेस जो मॉइस्चर होती है यहाँ पे, ये जब धरती पे गिरती है इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो एक चीज देखिए यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जब होती है इसके अलग अलग कंडीशन में अलग अलग इसके जो है नामों से इसको जानते हैं। नॉर्मल जो रेन होती है यानी कि जो वर्षा जो होती है उसकी जो बूंद होती है, क्या होती है कि नॉर्मल टेम्परेचर में हम लोग के इंडियन क्लाइमेट में जो गिरती है, तो वर्षा का जो बूंद होती है जिसको हम लोग नॉर्मल वाटर की बूंद बोल सकते हैं, जिसको रेनफॉल बोलते हैं, तो एक वर्षा का जो बूंद होता है लगभग 5 mm इसकी जो साइज होती है। ओके, तो ड्रिजल क्या होती है, ड्रिजल वर्षा से भी छोटे बूंद होती है यहाँ पे, इसकी साइज लगभग 0.5 mm की होती है। तो क्या होता है जब रेनफॉल काफी लाइट हो धरती तक पहुंचते पहुंचते ये खुद इवापोरेट हो जाते हैं, तो इसका साइज बहुत कम हो जाता है। तो आपको डेफिनेटली कभी भी बहुत ज्यादा टाइम में जो है ड्रिजल
का महसूस हुआ होगा। यहाँ पे आप उसको रेन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ही ह्यूमिड या फिर गर्म के दिनों में ड्रिजल, यानी कि यहाँ पे वर्षा नहीं बोल सकते कि स्प्रे जैसी हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं ड्रिजल। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे स्नोफॉल। अक्सर आप लोगों ने अगर कहीं जो ठंडे कंट्रीज में विजिट किया होगा तो डेफिनेटली स्नोफॉल के बारे में आपको पता होगा। तो क्या होता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जब टेम्परेचर होती है तो ये जो प्रेसिपिटेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ यहाँ पे फाइन स्नोफ्लेक्स या फिर स्नो के हिसाब से गिरती है, जिसको हम स्नोफॉल बोलते हैं। यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट यहां पे होती है एक फॉर्म जो होती है स्लीट। स्लीट क्या होती है? फ्रोजन जो रेन ड्रॉप्स होती है ऑलरेडी फ्रोजन हो जाती है, या फिर अलग अलग यहां पे मेल्टेड स्नो वाटर के साथ यहां पे मिक्स हो जाती है। तो क्या होती है यहां पे जो लेयर होती है एयर की, जो यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट के जब अबव में यहां पे अलग अलग लेयर्स के साथ यहां पे मिक्स होके एक स्लीट फॉर्मेशन होती है। तो इन द फॉर्म ऑफ स्लीट यहां पे धरती में गिर सकती है, उसको हम बोलते हैं स्लीट। दूसरा यहां पे जो है मिक्सिंग बोल सकते हैं। यहां तो रेन क्या होती है यहां पे? क्लाउड्स जब यहां पे बहुत ही ठंडे टाइम में जो क्या होती है यहां पे इंटेंसिफाइड वे में जो भी पानी के जो मॉलिक्यूल्स है इसमें लेयर की फॉर्मेशन की वजह से ऑलरेडी इतनी ठंड में क्या हो जाती है यहां पे काफी बड़े साइज की यहां पे जो है आइस क्रिस्टल जैसी फॉर्मेशन हो जाती है, जो काफी सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ आइस इसके अलग अलग लेयर होती है। तो ये जब धरती पे गिरते हैं इसको हम हिल स्टॉर्म यानी कि शिल वर्षा भी बोलते हैं। तो ये इसकी साइज जो है लगभग 5 mm से लेके 55 mm की भी होती है। तो ये अगर डायरेक्टली आपके ऊपर गिरेगा तो आपको चोट भी लग सकती है। तो डेफिनेटली आप लोगों ने भी जो हेल स्टॉर्म्स के बारे में महसूस किया होगा। नेक्स्ट यहां पे बात करेंगे जो ये जो फॉर्म होती है रेन वाटर, तो ये अलग अलग कोल्ड लेयर के हिसाब से जाती है। तो हेल स्टॉर्म यहां पे जो है कॉन्सेंट्रिक लेयर्स जो होती है इसमें आइस की कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होती है, जिसकी वजह से इसकी साइज काफी बड़ी हो जाती है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप के रेनफॉल। तो देखिए यहां पे इस प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग इमेज का सहारा लेंगे। तो पहला जो है कन्वेंशनल रेनफॉल। तो कन्वेंशनल रेनफॉल में क्या होता है कि नॉर्मल जो यहाँ पे प्रोसेस होता है कि पानी होती है, पानी का एक सोर्स होता है, यहाँ पे इवापोरेशन होता है। तो क्या होती है कि इसका ऊपर का जो लेयर होती है ये गर्म होना शुरू करता है बिकॉज ऑफ सनलाइट। तो क्या होता है ग्रेजुअली ये जो एयर गर्म होने की वजह से एयर क्या करती है अपने साथ जो है मॉइस्चर को साथ में लेके जाती है। तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा यहाँ पे जो मॉइस्चर के साथ वाटर पार्टिकल्स है ये एक जगह पे कंडेंस होना शुरू होगा। कंडेंस होकर ये बहुत ही बड़ा साइज ले लेता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब जिस टाइम में ये और भी जो है यहाँ पे जो एयर जो है सोक नहीं कर पाता है। तो इससे क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाता है। तो नॉर्मल जो रेनफॉल उसको हम बोल सकते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल। तो यही जो कहानी यहां पे लिखा है। तो कन्वेंशनल जो रेनफॉल जो यहाँ पे जो बोलते हैं हम लोग काफी शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। जितना भी मॉइस्चर जो है एक्सेस मॉइस्चर यहाँ पे गिरती है धरती में तो क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे क्लाउड होती है, तो क्लाउड की वजह से यहाँ पे जो गिरती है। तो अक्सर जो है समर के टाइम में या फिर इक्वेटोरियल एरियाज में जो है कन्वेंशनल रेनफॉल देखने को मिलता है। सिंपल सा बात है, यहाँ पे नो रॉकेट साइंस। नेक्स्ट बात करेंगे हम ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल को भी हम यहां पे एक इमेज से डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि यहां पे एक पहाड़ी है। तो क्या होता है कि बहुत ही हाई वाली जो पहाड़ी की एरिया होती है, तो क्या होती है कि जो मॉइस्ट राइजिंग एयर होती है गर्मी की वजह से ये ऊपर चली जाती है, तो काफी एक मोमेंटम से जाती है। तो पहाड़ जो होती है इसके साथ में ये जब इसको टकराती है तो ग्रेजुअली अपने मोमेंटम की वजह से ये ऊपर चली जाएगी। ऊपर चलने के बाद यहां पे जो है कंडेंस वाटर वेपर जो है क्लाउड की फॉर्मेशन करेगी और सेम प्रोसेस से यहां पे प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होता है कि जो ये पहाड़ी है, पहाड़ी के एक साइड भी तो काफी वर्षा होता है, काफी ज्यादा यहाँ पे जो है हरियाली देखने को मिलता है, लेकिन एक साइड यहाँ पे खाली रह जाता है। तो क्या होता है कि यहाँ ऊपर से जो ड्राई डिसेंडिंग एयर यहाँ पे ब्लू एरिया आप देख रहे हैं काफी ठंडा होता है, ग्रेजुअली जब नीचे चली जाएगी ये गर्म हो जाएगी, तो काफी ड्राई एयर यहाँ पे पहुंच जाती है। अगर आप लोगों ने कभी जो है महाराष्ट्र में विजिट किया है तो महाबलेश्वर के नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो डेफिनेटली क्या होगा, वेस्टर्न घाट की जो पहाड़ियां हैं जहां पे महाबलेश्वर आती है, यहाँ पे जो इस साइड में ऐसे देखने को मिलता है जहां पे बहुत ज्यादा वर्षा होता है, लेकिन ऑपोजिट साइड में देखे पुणे है, चिंचवाड़ हो गए, तो वहां पे उतनी वर्षा नहीं होती है जितनी वर्षा महाबलेश्वर होती है। तो ये जो एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो यही जो कहानी है यहां पे लिखा गया है। तो मैं यही कोशिश करता हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कॉन्सेप्चुअल बेसिस में आपको क्लियर कर दिया जाए, ताकि आपको इसको याद नहीं रखना पड़े, आप लोग इजीली इसको मेमोराइज कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे, ताकि किसी भी एंगल से आपको क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको रेसिप्रोकेट कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे जो ओरोग्राफिक रेनफॉल है उसको जो है रिलीफ रेन भी बोला जाता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट बात करेंगे जो साइक्लोनिक रेनफॉल। तो ऑलरेडी इसका पहला वाला जो चैप्टर था हम लोगों ने वाटर जो साइक्लोन की जो फॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रॉपिकल जो एरियाज में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ऑलरेडी डिस्कस किया था कि समंदर से जब पानी का सोर्स यहाँ पे जाता है तो बहुत ज्यादा जब हीट पड़ती है यहाँ पे, तो क्या होती है कि यहाँ पे जो हीट की वजह से यहाँ पे गर्म हवा जो है यहाँ पे मॉइस्चर को अपने साथ में लेके जाती है, लेकिन जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है तो क्या होती है कि एक यहाँ पे बिकॉज ऑफ जो है यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इसको एक स्पाइरल शेप लेना पड़ता है। तो क्या होता है कि जो साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है, तो बाहर जो है इसके साइड में यहाँ पे क्यूमुलिम्बस जो क्लाउड की फॉर्मेशन हो जाती है, तो यहाँ पे जो है वर्षा होती है। तो इस प्रोसेस से हम लोग जो है साइक्लोनिक रेनफॉल को समझ सकते हैं। अभी जो ट्रॉपिकल एरियाज में जो साइक्लोन की फॉर्मेशन की वजह से जो प्रेसिपिटेशन होती है ये बेस्ड ऑन कन्वेक्शनल टाइप, यानी कि कन्वेक्शन मतलब क्या है कि जो सनलाइट जो धरती पे गिरती है उससे क्या होती है उसका ऊपर का लेयर ये गर्म करता है, तो कन्वेक्शनल प्रोसेस से यहाँ पे प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। और जो टेम्परेट साइक्लोन है, तो टेम्परेट साइक्लोन के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो टेम्परेट साइक्लोन में बिकॉज ऑफ फ्रंटल जो फ्रंट जेनेसिस हम लोगों ने डिस्कस किया था, फ्रंटल एक्टिविटी के वजह से वहां पे प्रेसिपिटेशन होती है। दोनों में यहां पे साइक्लोन की फॉर्मेशन की वजह से जो प्रेसिपिटेशन होती है ये अलग अलग होती है। तो एक चीज देखिए यहां पे प्रेसिपिटेशन के बारे में डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। तो दुनिया में जो रेनफॉल होती है अलग अलग जगह ये हमेशा अलग अलग होगी। आपके श्रीलंका में जो इक्वेटर के पास जितना रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा, रशिया में जाइए, अलास्का में जाइए जो एकदम नॉर्थ पोल के काफी पास है, तो वहां पे उतनी रेनफॉल आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि इक्वेटर से जितना पोल की तरफ जाते रहेंगे रेनफॉल भी यहाँ पे ग्रेजुअली कम होती जाएगी। एक तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो है सूरज की रोशनी कम गिरेगी, यहाँ पे जितना जो इवापोरेशन होनी चाहिए उतना इवापोरेशन जो है पोल के पास नहीं होता है जितना इवापोरेशन इक्वेटर के पास होगा। तो सिंपल सी रीजन है यहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन यहाँ पे जो है ज्यादा होगी, ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगी तो रेनफॉल भी यहाँ पे ज्यादा होगी। तो एक चीज देखिए जो कोस्टल एरियाज है वहां पे ज्यादा रेनफॉल होती है इन कंपैरिजन टू द कॉन्टिनेंटल लैंड मास, बिकॉज यहाँ पे कोस्टल एरियाज में जो समंदर के ऊपर जो है वहां पे ज्यादा इवापोरेशन होगी, और जो कॉन्टिनेंटल लैंडमास में यहाँ पे रिवर्स के ऊपर से तो डेफिनेटली होगा, लेकिन सागर से जितना सोर्सेस ऑफ वाटर उतना मिलेगा, लेकिन वहां पे लैंडमास में नहीं मिलता है। तो एक चीज याद रखिएगा कि जो सी के ऊपर जितना जो रेनफॉल होती है लैंडमास के ऊपर उतना नहीं होता है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे जो लैटिट्यूड 35 डिग्री और 45 डिग्री दोनों ही हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या फिर साउदर्न हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे एक चीज देखिए ईस्टर्लीज का प्रभाव होता है। तो ईस्टर्लीज के प्रभाव की वजह से यहां पे देखिए जो यानी कि जो हवा जो है ईस्ट साइड से जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो इक्वेटर, तो वहां पे देखिए यहाँ पे बिकॉज ऑफ ईस्टर्ली जो रेन है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट यहाँ पे काफी ज्यादा होती है। और वही देखेंगे अगर यहाँ पे 45 डिग्री से लेके जो 65 डिग्री जो है लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज ऑफ वेस्टर्लीज, यानी कि वेस्टर्लीज यहाँ पे देखिए जो वेस्ट से लेके जो ईस्ट साइड तक जाती है वेस्टर्लीज, तो इसके वजह से क्या होता है कि कोस्टल एरियाज के वेस्टर्न पार्ट में काफी ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है। तो ऐसे भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और एक पॉइंट होती है कि जो माउंटेन एरियाज है, मान लीजिए कि एक कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज के यहाँ पे कोस्ट लाइन के एकदम पैरेलली एक माउंटेन है यहाँ पे, तो क्या होगा ओरोग्राफिक रेनफॉल के मैकेनिज्म की वजह से यहाँ पे इस जो माउंटेन रेंज की जो इस साइड में जितना रेन होगा ऑपोजिट साइड में उतना रेन नहीं होगा। जो मैंने महाबलेश्वर का जो ईस्टर्न घाट का जो एग्जांपल दिया था वहां से आप उसको समझ सकते हैं। अगर वर्ल्ड के मैप में इसको हम डिस्कस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इक्वेटोरियल एरियाज है, यहाँ पे अफ्रीका के इस साइड में देखिए यहाँ पे अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है, यहाँ पे जो मलेशिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी इस साइड में देखिए इक्वेटोरियल एरियाज में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। इंडिया जो आती है मेनली सब ट्रॉपिकल एरियाज में आती है, यहाँ पे मेघालय के इस साइड में आप देख सकते हैं चेरापूंजी मौशिनराम जो है दुनिया का सबसे ज्यादा वेटेस्ट प्लेस इसको बोला जाता है।
तो थोड़ा थोड़ा अगर देखेंगे इंडिया में यहाँ पे जो गंगेटिक एरियाज में यहाँ पे होती है, जो वेस्टर्न घाट यहाँ पे भी काफी ज्यादा रेनफॉल होती है। तो मोरलेस इंडिया में बहुत ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है, एक्सेप्ट जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जहां पे थर डेजर्ट भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो है मंगोलिया, चाइना के जो नॉर्दर्न पार्ट में गोबी डिजर्ट है, सहारा डिजर्ट जो है यहाँ पे अफ्रीका के जो एकदम नॉर्दर्न पार्ट में सहारा डिजर्ट मिलेगा। यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट के काफी जगह पे यहाँ पे खाली जैसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा जो है सैंडस्टॉर्म देखने को मिलता है, बारिश एकदम ही कम देखने को मिलता है। देन अगर बात करेंगे वेस्टर्न साउथ पार्ट ऑफ द जो अफ्रीका, यहाँ पे जो है कालाहन डेजर्ट है। नेक्स्ट वहीं पे अगर देखेंगे साउदर्न अमेरिका के पार्ट में इसे में अतलाकमा जो डेजर्ट है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए आप देख सकते हैं ग्रेट वेस्टर्न डेजर्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ज्यादा जितना व्हाइटिश शेड होगा वहां पे जो है यहाँ पे कम बारिश हो रही है, और जहां पे ज्यादा घना नीला कलर का दिख रहा है वहां पे ज्यादा बारिश हो रही है। तो इससे आपको डेफिनेटली वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के बारे में आइडिया हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर बात किया है यहाँ पे। तो जो भी बुक मैंने रेफर किया है, एक चीज याद रखिएगा, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। तो इसमें मैंने जो फिजिकल जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी की क्लास 11 की बुक रेफर की है। अलग अलग टाइम में हम लोग यहाँ पे जो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है एनसीईआरटी भी जब स्टडी करेंगे तब रेफर करेंगे। यहाँ पे जीसी लॉन्ग की बुक भी रेफर कर सकते हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी में काफी सारे ऐसे पॉइंट होते हैं, ऐसे टॉपिक्स है जो एनसीईआरटी में है, लिखा तो है कॉन्सेप्चुअल बेसिस में, लेकिन डिटेल्स में आपको जाननी है। तो इसके लिए आप सविंद्र सिंह की बुक भी पढ़ सकते हैं। मेंस में जो है प्रश्नों को आंसर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। या फिर जो जनरल स्टडीज की बुक है मनोहर पांडे की पेपर 1 की बुक, एक बाइबल जैसा मान सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स आपको, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, सब कुछ यहाँ पे आपको एक ही बुक में मिल जाएगा। तो इन सारे बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप जो है इन बुक को ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन परचेस करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे काफी डिस्काउंट भी मिलेगी और आपकी टाइम की भी बचत होगी। तो इन सारे बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर 10 हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक चेंज। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।